कि मोदी जी की जो सरकार है वो एक किस्म से सैडिस्ट है, पर पीड़क। आप देखिए दिल्ली में जिस समय आप एक बेहतर एक्यूआई के लिए परेशान हैं, आईआईटी से लेकर सभी डिपार्टमेंट रिपोर्ट दे चुके हैं कि दिल्ली में हवा का जहरीला होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो है वाहनों से निकला हुआ प्रदूषण। आप बेहतर तरीके से जानते थे, इस समय हालत बहुत खराब है। बारिश भी नहीं हुई, पश्चिमी विक्षोभ जिसका इंतजार कर रहे थे वो हुआ नहीं। उस समय आपने इस शहर के ऊपर बोझ डाल दिया ट्रैफिक का। जहां तहां रास्ता चलता रहता है, अचानक पुलिस वाले वहां पे बैरिकेड लगा देते हैं, भीड़ लग जाती है और पूरा शहर। सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि इनका फ्यूचर विजन किस लेवल पर है। इनका एआई विजन आप उसको मान लीजिए। भारत मंडपम, जिसको प्रगति मैदान से नाम बदल दिया गया, उसके नीचे एक टनल बनाई गई जो रिंग रोड को और पीछे भैरव रोड को जोड़ती है। कोई भी सड़क, कोई भी टनल फ्यूचरिस्टिक होती है, कम से कम 10 साल का ट्रैफिक झेलने लायक होती है। वो टनल पिछले 2 दिन से पूरे दिन जाम रहती है। उस टनल से निकलने के लिए आपको 40 से 45 मिनट चाहिए, क्योंकि प्रगति मैदान की पार्किंग के भी वही रास्ते हैं, निकलने के भी वही रास्ते हैं। और इस स्थिति में शहर का एक्यूआई खराब हो रहा है। आप याद करें कि यही तमाशा इन्होंने G20 के समय किया था। यदि आज पूछ लिया जाए कि G20 से हमारा कुल जमा हासिल क्या है, मुझे लगता है कि इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल इसलिए है कि आदमी ट्रैफिक में खड़ा रहे, जितनी देर खड़ा रहेगा उतनी देर खंबे पे लटके मोदी जी के पोस्टर को देखता रहेगा, तो वो उनके मन मस्तिष्क में बस जाएगा। इससे ज्यादा मुझे उनकी कोई सोच समझ में नहीं आ रही है। इस सम्मेलन को दिल्ली सरी की जगह में करने की क्या जरूरत थी। अश्विनी वैष्णव जी कह रहे 70,000 लोग अचानक आ गए। मैं राजीव जी अपने दर्शकों को बताऊं कि मैं लगभग 28 साल प्रगति मैदान में होने वाले विश्व पुस्तक मेले का आयोजन से जोड़ा रहा। और विश्व पुस्तक मेला जो होता है, ट्रेड फेयर के बाद सबसे भीड़ भरा होता है। एक एक दिन में 2-2 लाख लोग आते हैं। यदि इक्का दुक्का छोड़ दिया जाए तो वहां पे कभी चोरियां नहीं हुई, इस प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई कि लोगों को बाहर खड़ा करना पड़े। और बुक फेयर के उद्घाटन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी आए, हमने अरेंज किए हैं, कभी किसी को दिक्कत नहीं हुई, ना आने वाले को, ना जाने वाले को, ना लेखक को, ना किसी को। चोरियां होगी, आप देखिए स्टॉल से चोरी होगी। और आप यह अकेले हम गलगुटिया के एक कुत्ते को क्या बोले, उन्होंने क्या किया कि वो एक कोरियन हेल्सेल ग्रुप का एक स्ट्राइकर V3 ARS ड्रोन है, उसको अपने नाम से रख लिया। तो ये, और आप देखिए कि वहां पर जो 2 प्रमुख जो चीजें भारत की ओर से, जिनको हम बोल सकते हैं कि भारत का एआई में योगदान, एक तो सर्वम था और एक है भारत जेन करके 2 एआई ऐप उन्होंने किए, एक लैंग्वेज को लेकर है वो ये दोनों आईआईटी के डेवलप किए हुए, अलगोटिया गलगोटिया के नहीं है। हमारे जो संस्थान जो नेहरू जी के समय बने हुए थे वो आज आउटपुट दे रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मोदी जी और आरएसएस को नेहरू जो कहते थे उसको विपरीत करना है। नेहरू जी ने पहला शब्द बोला था कि हमारी शिक्षा, हमारी किताबें वैज्ञानिक सोच को विकसित करें, तो बोले नहीं, हमको ये नहीं करना है। अभी आप देख लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर बनारस यूनिवर्सिटी तक लेकर, अभी दिसंबर से लेकर मार्च तक जो सेमिनार्स हो रहे हैं यूजीसी के फ्यूचर पर, 3 विषय पे हैं, गोबर पे, गायत्री मंत्र पर, गाय के मूत्र पर। भारतीय ज्ञान परंपरा का मतलब प्राग ऐतिहासिक या पौराणिक कहानियां नहीं है। हमारे पास आर्यभट्ट है, सुश्रुत है, दर्जनों पारंपरिक वैज्ञानिक हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में यदि आप देखें, वृक्षायुर्वेद शैली का ग्रंथ है जो वृक्षों को, खेती को आयुर्वेद से कैसे ठीक किया जाए, उसमें ऐसे ही जानवरों के ऊपर है। लेकिन हम
भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम पर अंधविश्वास, मूल मगज लोगों को तैयार कर रहे हैं। तो हम जाहिर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में हमारा सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपर्ट तो अमित मालवीय है, जो हर चीज का वीडियो बना देता है। हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही प्रमाण है कि हेमंत शर्मा विश्वास जो है मुसलमान की खोपड़ी में गोली मारते हुए दिखते हैं। हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ऊपर लेवल पर है, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं नया चीज सीखने की। आईटी सेल पूरा जानता है उसका। हमारे देश में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल है वो हमारा आईटी सेल जानता है। हम भूल जाते हैं। अभी प्रशांत भाई लिस्ट गिना रहे थे कि हमने क्या क्या किया जब पूरी दुनिया में Y2K का संकट खड़ा हुआ था। आपको याद होगा भारत नंबर 1 आया था और भारत का सॉफ्टवेयर सब जगह Y2K की कितनी बड़ी समस्या थी, वरना वर्ल्ड के कंप्यूटर बैठ जाते। उसमें किसी ने नहीं बोला कि ये विश्व गुरु है या फलाने की देन है या फलाने का आशीर्वाद है। और हमारे सरकारी यूनिवर्सिटीज से निकले हुए इंजीनियरों ने वो किया। आप तो जानते हैं कि 2000 तक कोई ऐसा स्पष्ट कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी डेवलप नहीं थी। Y2K कितना बड़ा दुनिया का संकट था जिसको भारत ने उबारा। सॉफ्टवेयर के मामले में आप याद करें कि इंडियन सॉफ्टवेयर हर समय टॉप में रहे। हमारे लोगों की जो बौद्धिक क्षमता है वो नैसर्गिक रूप से वैज्ञानिक है, लेकिन जब हम शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्ण मगज इंसान तैयार करने लगेंगे, हम शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर जो विश्वविद्यालय जिसको कहते थे कि हम बातचीत कर सकते हैं, उसकी जगह आप वहां पे आरएसएस की शाखा लगाएंगे, आप सावरकर की प्रतिमा लगाएंगे। भाई आपको सावरकर से इतना प्रेम है तो जो विदेशी मेहमान आते हैं वो गांधी की जगह सावरकर की प्रतिमा पे माला पहना ले जाइए ना। लेकिन हम जो है हम मूड मगज आदमी तैयार कर रहे हैं। हम नेहरू के विजन के खिलाफ जा रहे हैं, इसीलिए वैज्ञानिक सोच नहीं विकसित हो पा रही है। धार्मिकता एक अलग मसला है। धार्मिकता और आस्था जिंदा रहना चाहिए। धार्मिक आस्था संस्कृति एक देश की पहचान होती है, लेकिन देश के भविष्योन्मुखी कार्यक्रमों के लिए सघन वैज्ञानिक सोच बहुत जरूरी है। और कोई जरूरी नहीं है कि जो वैज्ञानिक सोच रखता है वो धार्मिक नहीं हो। हमारे सभी वैज्ञानिक धार्मिक रहे, लेकिन अभी दुर्भाग्य ये है कि हम जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं हम इसका इस्तेमाल कैसे। मैं आपको बताऊंगा भारत में क्या हो रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दिल्ली में कई ऐसे लोग हैं जो सभी प्रकाशकों की हिंदी की अंग्रेजी की किताबें खरीद रहे हैं। और वास्तव में क्या है कि उनको चाइनीज कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि आपकी जितनी किताबें हैं उनको आप ओसीआर करके स्कैन करके हमको प्रोवाइड करें। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंफॉर्मेशन देता है मेरे और आपकी इंफॉर्मेशन ही होती है। लोग 60-60 रुपए में किताबें बेच रहे हैं और कल आपकी जो पूरी सामग्री है चाइना अपने डाटाबेस में डाल के आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल करेगा। और अमेरिका तो है नहीं हम लोग। अमेरिका में तो इस प्रकार की जो चोरी में लोग पकड़े गए हैं तो चैट जीपीटी तक पे वहां मुकदमे $5,000 करोड़ के वहां पर लोगों को जुर्माने लगे हैं। हमारे तो लोग सोचेंगे ही नहीं फिलहाल। तो एक बेहतर डाटाबेस बने जो मल्टीलिंगुअल काम कर सके, इसके लिए गंभीरता से काम करना था। मुझे लगता है सरकार जितने तमाशे कर रही है ये आम लोगों के लिए संकट बन रहे हैं, देश के लिए नाक कटवाने वाले बन रहे हैं। और ये इसका उद्देश्य केवल ये है, ये कुंठित व्यक्ति है, ये लोगों को परेशान करके सुख लेता है। मुझे लगता है इसको बड़ा लोग रिपोर्ट दे दो, आज भी 2 लाख लोग जाम में फंसे रहे 3-3 घंटे, तो बड़ा खुश होता होगा भाई 4 काजू की रोटी और बना दो मुझे। ये सैडिस्ट है सीरियसली। जी राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत दुखद है ये। एक बार जल्दी से प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूँ। प्रशांत जी, सेकंड राउंड में आप कह रहे थे कि बात करेंगे हम पश्चिम बंगाल पे चुनाव पे
और फिर असम के चुनाव पे भी थोड़ी सी चर्चा उधर भी ले जाई जाए, क्योंकि ये तो चल रहा है गलगोटिया यूनिवर्सिटी और तमाम चीज़ें, और इससे पूरे देश में एक माहौल बनाने की जो कोशिश AI समिट के ज़रिए करना चाह रहे थे नरेंद्र मोदी, लेकिन यहाँ मुँह की खानी पड़ रही है सीधे शब्दों में कहूँ तो। लेकिन दूसरी तरफ चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव, उससे पहले 16 मार्च को फैसला हो जाएगा कि आखिर इन 37 राज्यसभा की सीटों में किसने कितनी सीटों पर कब्जा किया। मगर थोड़ा असम, थोड़ा पश्चिम बंगाल, दोनों को किस ढंग से आप देखते हैं, जबकि असम में तो और भी बहुत कुछ हो रहा है। कल प्रियंका गांधी असम जा रही हैं। अनम्यूट कीजिए। जो स्थिति राजीव जी AI की है वही स्थिति लोकतंत्र की और डेमोक्रेसी की भी है। अब इसके ठेकेदार जो है, इसके जिम्मेदार जो है, तो जो डेमोक्रेसी के गलगोटियां हैं वो ज्ञानेश कुमार, और वो लगातार इस देश की डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं। लाखों लोगों के नाम, करोड़ों लोगों के नाम हट रहे हैं, और वो एक्सटेंशन भी जो देते हैं, वो एक नया स्कैम सामने अब आ रहा है जिसकी जांच आगे होगी, इस सरकार के दौरान तो नहीं होगी, या सुप्रीम कोर्ट चाहे तो करा भी सकता है। ये फॉर्म 7, और इस पर रिव्यू होना चाहिए कि मेरे पास ये अख्तियार क्यों हो कि मैं आपका नाम कटवा सकूं। ये पुलिसिंग का जो आपने दे रखा है अधिकार दूसरे मतदाता को, कि एक मतदाता दूसरे मतदाता का नाम कटवा सकता है, ये पुलिसिंग का केवल रिव्यू होना चाहिए। क्योंकि अब इसका मिसयूज हो रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी और चुनाव आयोग में गठजोड़ है, तो उनके BLO और उनके BLAs मिल के ये काम कर रहे हैं कि लाखों लाखों लोगों के नाम उड़वा रहे हैं, और ये नाम उनकी चुनावी एजेंसियों के मार्फत उनके पास पहुंचाए जा रहे हैं कि किस बूथ पे किसके किसके नाम काटने, पूरा डेटा उनके पास है। ज्ञानेश कुमार ये सब होने दे रहे हैं, लगातार होने दे रहे हैं, और ममता बनर्जी ने उनको हिटलर कहा है, और ठीक ही कहा है। और वो हिटलर क्या है, वो तो प्यादे हैं, पीछे से कोई और है उनके पीछे जो ये करवा रहा है। अब इलेक्शन कमीशन कोई स्वास्थ्य इंडिपेंडेंट अथॉरिटी तो है नहीं, वो तो अब बिल्कुल सरकार जैसा चाहती वैसा करते हैं। तो ये जो हो रहा है ये बहुत अप्रत्याशित है, और ये इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। जो इन्होंने बिहार में किया, अब ये बंगाल में करेंगे या असम में करेंगे ये। और जो मोदी साहब की जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि AI पे क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, AI क्यों गलगोटिया बन जाता है, मोदी जी का सारा कुछ जो सरकारी जो पूरा सरकार चलाने का तंत्र है वो पूरा गलगोटिया है, वो क्यों है? क्यों गंभीरता नहीं है मुद्दों को लेकर, क्यों कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं बनते हैं? इसलिए क्योंकि हिंदू मुसलमान करके आप चुनाव जीत जाते हैं। अब हिंदू मुसलमान भी नहीं चल रहा है। आप देख लीजिए कि किस तरीके से बजरंग दल के लोग खदेड़े गए अभी वैलेंटाइंस डे पे, किस तरीके से उत्तराखंड में हो रहा है, जिस तरीके से देश भर में हमको खबरें मिल रही हैं। तो अब हिंदू मुसलमान में नहीं चल रहा है। तो अब जो चलेगा वो SIR चलेगा कि वोट देने का अधिकार ही वंचित कर दो। इस देश में 10 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो किसी देश के नागरिक नहीं होंगे, और ये काम ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं। तो जैसे ममता बनर्जी के हिटलर से ही मुझे याद आया कि हिटलर के बाद एक न्यूरमबर्ग ट्रायल शुरू हुआ था कि जो अत्याचार हुए थे नाजी जर्मनी में, उनको सजाएं देने का एक अलग से मुकदमे चलाए गए थे न्यूरमबर्ग में। ऐसा ही न्यूरमबर्ग ट्रायल भारत में भी होगा, जिसमें ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार दोनों अभियुक्त की तरह कटघरे में खड़े होंगे। इन लोगों के ऊपर डेमोक्रेसी की हत्या का आरोप लगेगा। कई बार राहुल गांधी इस बात के संकेत दे चुके हैं कि वो कानून लाएंगे, और कानून पीछे के तारीख से लागू होगा। ये जो अभी आपको इम्यूनिटी मिली हुई नहीं मिलेगी।
तो इस वक्त बंगाल की और असम की जो जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां ज्ञानेश कुमार ये काम करेगा। अभी आप जाके बंगाल में देखिए, हमारे पास तो खबरें आती हैं वहां से, किस तरीके से लोगों के नाम उड़ाए जा रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी लोगों ने कंट्रोल रूम बना लिए हैं, लोग अपने कागज निकाल रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। बीएलओ के ऊपर इतना दबाव है कि वो आत्महत्या